नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और मैं हूं वरुण त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि हम भारतीय इतिहास में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी मैं इस अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। और भारतीय इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अध्ययन कर रहे थे। तो जैसा कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको यहाँ तक क्लियर करवा दिया था। हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे गवर्नर जनरल और वायसराय तक। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये सब पढ़ चुके थे। लॉर्ड कैनिंग और परीक्षोपयोगी प्रश्न ये पढ़ चुके थे। अब हम दोस्तों आगे के क्रम में हम लोग यहाँ से अध्ययन शुरू करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में दोस्तों कुछ प्रणालियाँ थीं, जैसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस भू व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसका नाम था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे इसके अन्य नाम इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, ये सब इसके अन्य नाम हैं। लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है वो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है या स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों ये किन किन क्षेत्रों में लागू थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको इस्तमरारी, जागीरदारी अन्य नामों से जाना जाता था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक लागू थी। और दोस्तों इसमें क्या होता था? इसमें ये ब्रिटिश भारत के 19% भू क्षेत्र पर लागू थी। मतलब उस समय जो भारत था, ब्रिटिश भारत बोला जाता था उसको, उसमें वो 19% भू क्षेत्र पर लागू थी। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या थे दोस्तों? याद रखेंगे, इसमें जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। मतलब एक वर्ग बनाया गया जिसको जमींदारी वर्ग कहा गया और उसको भूस्वामी घोषित किया गया। जमीन का मालिक जमींदार होते थे। तो इस प्रावधान के तहत स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जो भूमि के लगान का 10/12 भाग होता था, भूमि के लगान का जो 10/11 भाग होता था, 10/11 भाग वो किसको दिया जाता था? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था लगान का 10/11 भाग। और 1/11 भाग जो शेष बचता था वो जमींदारों को दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने जमींदारों को इसमें स्वामी बना दिया। तो 1/11 भाग उनको भी दिया जाता था और 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसमें इसकी शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन कौन से क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर लागू थी? 19% क्षेत्र पर। और इसमें जमींदारों को भूस्वामी घोषित किया गया और 10/11 भाग कंपनी ले जाती थी लगान का और 1/11 भाग जमींदार ले जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये प्रचलित नाम है और इसके जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। टॉमस मुनरो अंग्रेज अधिकारी और कैप्टन रीड, ये दोनों इस व्यवस्था के, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों ये किस क्षेत्र पर लागू थी? सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। तमिलनाडु का एक जिला था बारामहल,
उसमें ये व्यवस्था लागू की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। आगे, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू। कहाँ कहाँ लागू? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इस कितने भू क्षेत्र पर लागू थी? ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर लागू। ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर लागू। और इसमें एक प्रावधान क्या था दोस्तों? रैयत के लिए प्रावधान ये था कि भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त कर दिए गए। मतलब जो भूमि का मालिकाना हक था और जो कब्जादारी अधिकार थे, मतलब कि किसका कब्जा रहेगा, वो दे दिया गया किसानों को, भूमि के मालिकों को। ठीक है। और कृषक भू स्वामित्व की स्थापना हुई। ठीक है। कृषक मतलब किसानों को भू स्वामित्व दे दिया गया, लेकिन उच्च लगान दर। लेकिन लगान क्या कर दी गई? उच्च कर दी गई, ऊंची कर दी गई। उसकी लगान की दरें बढ़ा दी गई। ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको बढ़ाया, मतलब इसकी स्थापना करी, जन्मदाता माने जाते हैं। और इस किस जिले में सर्वप्रथम लागू हुई? बारामहल जिला तमिलनाडु का। और कौन कौन से क्षेत्र? मद्रास, बम्बई तथा पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग के कुछ क्षेत्र। कुर्ग के क्षेत्र ब्रिटिश भारत के 51%, बहुत बड़ा हिस्सा है ये दोस्तों। 51% मतलब आधे से ज़्यादा। रैयत के लिए प्रावधान क्या थे? भूमि के मालिकाना, कब्जादारी और भू स्वामित्व की स्थापना। मालिकाना और हक को कब्जादारी, कृषक भू स्वामित्व की स्थापना किसानों को दे दी गई। ऊंची लगान दर बढ़ा दी गई। महालवाड़ी पद्धति दोस्तों, अगली भू राजस्व व्यवस्था थी महालवाड़ी पद्धति। इसमें क्या था कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल, प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जो होता था, जागीर का एक भाग होता था। जागीरदारी प्रथा थी, उसमें महाल एक जागीर का एक भाग, एक क्षेत्र बोला जाता था। उसके साथ इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है। अब ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी। इसमें कहा गया कि जो ग्राम समाज होगा, जो गांव के लोग होंगे, वही इस महालवाड़ी पद्धति में सम्मिलित जो भूमि है उसके स्वामी होंगे। और उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। मतलब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू, मध्य प्रांत में पूरी तरह से लागू, लेकिन पंजाब में कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ परिवर्तन करके इसमें लागू किए गए। ठीक है दोस्तों। आगे, ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पर लागू। और ये उस समय की जो इंडिया था उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? 30%। तो सबसे ज़्यादा 51% पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। उसके बाद महालवाड़ी पद्धति 30% पे लागू थी। उसके बाद 19% पे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू थी। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी थी भू राजस्व व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम एक नया टॉपिक देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा है धन का बहिर्गमन सिद्धांत। उस समय धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत चल रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बहिर्गमन मतलब बाहर जाना। धन का बहिर्गमन मतलब धन का बाहर जाना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब जो भारत का धन था वो बाहर भेजा जा रहा था, विदेश में, इंग्लैंड में। उसका सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रथम प्रतिपादक। इस सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको
इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। वही इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। किस सिद्धांत के? धन के बहिर्गमन सिद्धांत के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इन्होंने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं। इन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया एक किताब लिखी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसमें पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में सबसे पहले किया गया? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। और इसके लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी थी, ये बहुत फेमस बुक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, पूछी जाती है। किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने लिखा था, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। और एक और बुक है, एक और लेख है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इसी इन सब लेखों में इन्होंने क्या किया है? इस सिद्धांत की व्याख्या करी है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या करी है इन सभी किताबों में। ठीक है, तो याद करेंगे दोस्तों, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या करी, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें करी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया में करी, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में करी। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, वर्ष 1905 में इविल ऑफ इविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट किसे कहा गया? इसी सिद्धांत को, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को इविल ऑफ इविल्स कहा गया, अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट के नाम से संज्ञा दी गई इसको। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि अनिष्टों का अनिष्ट या इविल ऑफ इविल्स किसे कहा गया? धन के बहिर्गमन सिद्धांत को, जिसके पहले प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पे थोड़ा इसकी अवधारणा जानेंगे दोस्तों। अवधारणा इसकी क्या थी कि भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। मतलब जितनी भारतीय संपत्ति थी वो माल और भारतीय धन संपत्ति इंग्लैंड तो जा रही थी किसी ना किसी माध्यम से, लेकिन उसका जो आर्थिक व्यापारिक जो लाभ मिलना चाहिए भारत को भी मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा था। तो ये इसीलिए इसको इविल्स ऑफ इविल, इविल ऑफ इविल्स, अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे इसका थोड़ा सा स्वरूप जानेंगे हम लोग। सरकार की खरीद नीति, सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक, तथा भारत सरकार का यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, ये सब इसी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों। साथियों, सरकार की खरीद नीति मतलब जो सरकार खरीदती थी बाहर से, अगर कोई माल खरीदती थी तो वो उसकी नीतियाँ होम चार्जेस जो ब्याज लगाया जाता था, सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, वो बाहर पैसा जाता था, और भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, जो जैसे दोस्तों भारत के सैनिक बाहर अगर जाते थे तो उनको जो सामग्री दी जाती थी, पैसा दिया जाता था,
वो भी बाहर जाता था। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, देखिए दोस्तों, जो इंग्लैंड के सैनिक थे वो अपने घर जब जाते थे तो उनको पैसा भी यहीं से भेजा जाता था, इंडिया से। और भारत के जो कुछ नागरिक, कुछ लोग जैसे इंग्लैंड जाते थे तो उनका खर्चा जो उठाना होता था तो भारत ही उठाता था पूरा। इंग्लैंड में जो राज्य सचिव का सारा व्यय भारत उठाता था वर्ष 1919 तक। मतलब देखिए दोस्तों, उस समय 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारत के जो कुछ सैनिक थे उसमें जब भाग लेने जाते थे, इंग्लैंड में जब जाते थे, जो राज्य सचिव था भारत का इंग्लैंड में, उसका व्यय, सैनिकों का शुल्क, और यहाँ तक कि वहाँ के सैनिकों का भी खर्चा भी भारत सरकार द्वारा ही दिया जाता था। मतलब यहाँ का पैसा ही यूरोपीय अफसरों को दिया जाता था। यूरोपीय अफसरों को भत्ते और पेंशन भी यहाँ के पैसे से ही दिए जाते थे। तो ये सब, इन सब माध्यम से पैसा बाहर जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे इस सिद्धांत के कुछ अन्य प्रतिपादक भी थे, जैसे महादेव गोविंद राणा डे। इन्होंने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत की प्रतिपादक माने जाते हैं। 1872 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। आगे रमेश चंद्र दत्त, ये एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भी अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया है। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। और दोस्तों ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत की स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। आगे हम देखिए अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे। इस सिद्धांत का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अर्थव्यवस्था पर अनौद्योगिकीकरण हुआ। मतलब भारत में जो हस्तशिल्प, छोटे मोटे हस्तशिल्प के जो उद्योग धंधे थे उनका ह्रास हो गया और उनमें कमी आई। और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, इस वाणिज्यीकरण के अब कुछ प्रभाव हुए। देखिए, किसानों को हानि हुई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। ठीक है, ग्रामीण लोग जो ऋणी हो गए। ठीक है, गरीब किसानों को क्या हानि हुई, ग्रामीण लोग लोन लेना पड़ा उनको, गरीबी में वृद्धि हो गई। नकदी फसलों का महत्व। नकदी फसल मतलब जो जैसे ये चाय, कॉफ़ी, जूट, तंबाकू, जिनसे नकद प्राप्त होता है। गन्ना और ये सब, जूट, कॉफ़ी, ये तंबाकू, ये सब जो होते हैं नकदी फसल होते हैं। और खाद्यान्न कौन होते हैं? जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ये सब क्या होते हैं? खाद्यान्न होते हैं। तो नकदी फसलों को तो महत्व दिया जाने लगा क्योंकि पैसा लगता था, लेकिन खाद्यान्न जो फसलें थी वो कमी हो गई, उनकी कमी हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो गया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो गया। मतलब ग्रामीणीकरण हो गया, मतलब ज़्यादातर पैसा क्या हुआ, सब पूरा उसमें खेती में उसमें लगा और उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, ब्रिटिश पूंजी का तो आगमन हुआ, लेकिन जो क्या है उसमें ब्याज इतना बढ़ा दिया कि वो देने के हालत में नहीं रहे। भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन, और जो यहाँ की पूंजीपतियों को जो फ़ायदा होता था वो फ़ायदा बंद हो गया, तो वो निराश हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद
इसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। ये दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मैं अभी आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। मतलब इसमें हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तब तक थोड़ी देर के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।